मेरे और आपके बच्चों को या मेरे और आपके पेंशन में मुझे वो टोल का कलेक्शन हर महीने मिलना चाहिए। वो तभी होगा जब हिंदुस्तान में ऑल्टरनेटिव एसेट इन्वेस्टमेंट पर लोग अपना पूंजी लगाएंगे। 20-21 साल पहले तो जंगल राज था, कोई जवाबदारी नहीं था किसी डेवलपर का। अगर वो रेजिडेंशियल मकान बनाना चाह रहा है, वो जमीन खरीदता है, जमीन भी कच्चे पैसे से खरीदता है, अपने यार दोस्तों से पैसा मार्केट में महंगे रेट पर बोरो करके 20-24% रेट पर बोरो करके वो जमीन पहले जोड़ता है। ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में सरकार के पैसे से बनी है। अब सरकार के पास अनगिनत पैसा तो है नहीं, हम और आप टैक्स भरते हैं, उससे जो पैसा आता है वो बनाते समय जो रिस्क होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जब आप सड़क बनाने निकले, भाई आपको तो रास्ते राइट ऑफ वे नहीं मिला, कोई गांव वाला है, कोई किसान है, कोई कुछ और है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, एनवायरनमेंट हाँ, क्लियरेंस है। तो आपको सड़क के लिए राइट ऑफ वे नहीं मिल रहा है। बात कंट्रोल की आती है अल्टीमेटली कि कौन है जो गिद्ध की तरह निगरानी रखता हो और हर एक आने पैसे का हिसाब रखता हो। सिंपल है कि इस बहुत ही खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज से लगभग 30 साल पहले जब मैं मुंबई आया तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत कुछ सिखाया। एक बहुत ही सीनियर, तब भी एक कम उम्र में बहुत सीनियर हो गए थे। भारत में तब एक लहर थी कि भारत की जो कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां तब थी, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि भारत के कैपिटल मार्केट के जरिए वो पब्लिक जाए, क्योंकि तब तक सेबी स्थापित हो चुका थी, तब तक नए रेगुलेशन आ चुके थे और जो परेशानियां अर्ली 90s में हुई थी बाजार में, वो सब खत्म हो चुकी थी। और इस सब का बीड़ा कई इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने उठाया, इन कंपनियों को समझाया किस तरह से वो पब्लिक जा सकती हैं। उनमें से एक थे श्रीनिवासन। आज वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक ऑल्टरनेट्स के। आजकल हम ऑल्टरनेट्स की बात करते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टिंग या ईएफ की बात करते हैं। इन्होंने ये 21 साल पहले शुरू कर दिया। 21 साल पहले हम सब ये नाम आज सुन रहे हैं। पर्सनली ये मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, क्योंकि श्रीनी को मैंने जब फोन किया कुछ सीखने के लिए तो उन्होंने कभी ना नहीं। और आज मेरे सामने बैठे हैं सिंपल हिप। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनी। शुक्रिया, आपने तो मुझे एक ऐसे आप तो मेरे पेडेस्टल पे खड़ा कर आप तो दिया। मेरे गुरु। अरे छोड़िए साहब, नहीं, सीरियसली आप आपने, आप कुछ ऐसे कुछ मुझे गिने याद है चुने। श्री, स्टोरी कभी नहीं दी आपने मुझे। हर मर्चेंट बैंकर की तरह आप भी बहुत क्लोज्ड होते थे, क्योंकि एनडीए वेंडीए साइन वाइन करके, लेकिन आपने मुझे बहुत शिक्षा दी। और एक दोस्त की तरह आपने, एक यंगर दोस्त की तरह आपने हमेशा मुझसे। क्योंकि आप उन गिने चुने जर्नलिस्ट में से हैं जो बात को समझते थे और दोनों तरह से दोनों पहलू को पेश करते थे आपके रीडर्स के लिए। कई ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं सिर्फ एक कहानी के लिए फोन किया करते थे, आप उनमें से नहीं थे। आपकी इसलिए मैं इज्जत इज्जत करता हूँ, सराहना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनी। ऑल्टरनेट्स आपने, जैसे मैंने कहा, 21 साल पहले शुरू किए। आज तो एआईएफ बजवर्ड हो गया है। तो ये जर्नी, अगर आप इस शो के ज़रिए, हम यही कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाएं और कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट विकल्प हैं, किस में आपको जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो उसकी क्या रिस्क है वो समझनी चाहिए। तो अगर पहले तो आप ये समझा पाएं हमारे दर्शकों को कि ऑल्टरनेट्स होता क्या है। देखिए, जो आम आदमी होता है या जो अमीर आदमी होता है, पहली बात तो ये है कि ये ऑल्टरनेट जो है ये आम आदमी के लिए नहीं है। नहीं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका नाम ही ऑल्टरनेट इसलिए है कि जो चीज़ आसानी से आप कर पाए, जैसे कि पब्लिक मार्केट में आप इक्विटी शेयर्स खरीद पाएँ या बॉन्ड्स खरीद पाएँ, एक बटन के ज़रिए आप खरीद सकते हो। उस पर कई चीज़ें, कई लोग रिसर्च लिखते हैं, कई लोगों की उसकी एक्सपर्टीज़ है और उसको खरीदना और बेचना बहुत आसान है। उसका एक मार्केट है जिसमें उसका प्राइस तय होता है, क्योंकि कई लोग हैं जो उस चीज़ को समझते हैं।
तो वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट हो गया है। ऑल्टरनेट एसेट वो चीज़ है जो मुश्किल इन्वेस्टमेंट्स हो और जिसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता हो या जिसमें रिस्क ज़्यादा हो। ये बहुत बड़ी बात है। हायर रिस्क प्रोडक्ट है ये। इसलिए जो आम आदमी जो स्मॉल सेवर है, उसके लिए ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। आप देखिए सेबी के खुद के जो रेगुलेशंस हैं, उस पर भी यही कहा गया है कि किसी भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में अगर किसी को अपना पूंजी निवेश करना है, कम से कम 1 करोड़ रुपया डालना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपने पूछा कि ये क्या है जो अल्टरनेट एसेट में क्या इन्वेस्ट करते हैं? इसके कई पहलू हैं, कई स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक रियल एस्टेट है, जो शुरू आप में स आपने वहीं से हमने शुरुआत की थी बात। शुरुआत रियल एस्टेट से की। रियल एस्टेट आप हम और आप तो जानते ही हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, लोग कहते हैं कि बहुत पैसा बनता है, लेकिन उसके साथ उसमें बहुत तकलीफ़ें भी होती हैं। हम्म, हमने देखा है रेरा से पहले क्या-क्या हुआ, कितने लोगों का जो है पैसा फँसा। मैं तो नोएडा में रहता हूँ, वहां तो तो नोएडा तो जड़ गोस्ट है। टाउन बन गया वो। हाँ, हाँ। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं है, रिस्क ज़्यादा है। लोग करते हैं इस उम्मीद में कि रिटर्न ज़्यादा बने, लेकिन रिस्क को समझना ज़रूरी है। ऐसे ही जो है हम डिस्ट्रेस्ड कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। जो कंपनी जो है जिसका लॉसेस में चली गई है, जिसका डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका बिज़नेस जो है खराब हो गया है किसी वजह से, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो या मिसमैनेजमेंट हो। कंपनी के एसेट्स तो ठीक हैं, लेकिन उसकी पूरी बैलेंस शीट खराब हो चुकी है। कोई और उस पर पूँजी निवेश करना नहीं चाहता। उन कंपनियों में इन्वेस्ट करके उनको टर्न अराउंड करना ये मेहनत का काम है, हाई रिस्क काम है। तो ये सब चीज़ें हैं जो रियल एस्टेट में ये अल्टरनेट एसेट में आप कर सकते हैं। हाई रिस्क, हाई रिटर्न। तो इसमें अब ज़ाहिर है कि अगर मैनेजमेंट बराबर नहीं है, तो रिटर्न अच्छा नहीं भी आ सकता है। इसीलिए इसको मिनिमम 1 करोड़ का जो है कमिटमेंट का जो सेबी ने रेगुलेशन बनाया है। जब आपने रियल एस्टेट से शुरू किया ये ऑल्टरनेट स्पेस कोटक ने, और आप उसे लीड कर रहे थे, तो जैसे रियल एस्टेट में जो कंज्यूमर है वो तो बैंक से लोन लेता है और खरीदता है। जी। आपका जो नजरिया था या इन्वेस्टमेंट था वो था डेवलपर्स को इंकरेज करना कि जब वो बना दें किसी बिल्डिंग को या किसी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को, कि उसे खरीदें और फिर उसे आगे बेचें। क्या किस तरह से आपका ये रोल था? ये दोनों चीज़ें थी। अब देखिए, जब कोई रियल एस्टेट डेवलपर मकान बनाना चाहता है या ऑफ़िस बिल्डिंग बनाना चाहता है, सबसे पहले तो उसको ज़मीन खरीदना होता है। हम्म। दूसरा उसके बाद उसके अप्रूवल्स वग़ैरह लेना पड़ता है इन अथॉरिटीज़ से। अगर आज की तारीख में देखो और 20-21 साल पहले हमने जब शुरू किया, 20-21 साल पहले तो जंगल राज था। हम्म। कोई जवाबदारी नहीं था किसी डेवलपर का। अगर वो रेज़िडेंशियल मकान बनाना चाह रहा है, वो ज़मीन खरीदता है। ज़मीन भी कच्चे पैसे से खरीदता है। हम्म। अपने यार दोस्तों से पैसा मार्केट में महँगे रेट पर बोरो करके 20-24% रेट पर बोरो करके वो ज़मीन पहले जोड़ता है। उसके बाद परमिशंस के लिए उसको पैसे लगते हैं। और ये जो पहला पड़ाव जो है डेवलपमेंट का, एक प्रोजेक्ट का कम से कम 30 से 35% की जो कॉस्ट है, सबसे पहले उसको अपना डालना पड़ता है। उसके बाद बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, जिसके लिए बैंकों से लोन मिल जाता है। लेकिन ये 30 से 35% का जो कॉस्ट है, वो आम तौर पे उनके पास होता नहीं है। हम्म। दूसरा, ज़मीन ले ली, अगर ज़मीन के भाव बढ़ गए, वो उसी ज़मीन को दोबारा गिरवी करके दूसरी ज़मीन लेने चला जाता है। तो उसके पास उसका जो जो वो ट्रेडमिल की तरह खड़ा हो जाता है। हम्म। पैसे नहीं होते प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से आपने देखा होगा रेरा से पहले बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फँस गए थे। क्योंकि डेवलपर्स जो है ज़्यादा ही एम्बिशियस हो गए और कोई कंट्रोल नहीं था। हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए उस टाइम पे, तो हम लोग ये लैंड एक्विजिशन स्टेज में या परमिशन के स्टेज में उसको पैसे देते थे, लेकिन उसको कंट्रोल करते थे कि भई आप वो ज़मीन पहले हमको गिरवी रखो, हम्म। हमें तो वो ब्याज। ओनर आप थे? हाँ, तो हाँ। ज़मीन की गिरवी हमारे पास होती थी और उसको उस ज़मीन के सामने कहीं और पैसा लेने के लिए हम उसको परमिशन नहीं देते थे। उसको उसके ऊपर हम कड़ी निगरानी रखते थे कि जाके उस ज़मीन के लिए अप्रूवल लेके आएँ और उस पर जो है बिल्डिंग बनाएँ। और जब बिल्डिंग बनना शुरू होता है और कस्टमर का पैसा आता है, तब हमारे पैसे का रिटर्न निकलता है। अच्छा। तो ये कंट्रोल हमसे बहुत ज़रूरी था, जो हमने 2007-8 से शुरू किया था।
आज अगर हम देखें, जब रेरा आ गया, रेरा के बाद वो कंट्रोल थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया, क्योंकि कानून के तहत वो एस्क्रो में पैसा जाता है। तो अगर आप देखें, तो हम एक स्टडी कर रहे थे कि जो रियल एस्टेट क्रेडिट फंड्स हैं, क्रिसिल की एक स्टडी है, क्रिसिल हमारी जो इंडस्ट्री को ट्रैक करती है, जी बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा निकला उसमें। रेरा से पहले के फंड के जो परफॉर्मेंस हैं और रेरा के बाद के फंड के मैं अपने फंड के सिर्फ की बात नहीं कर रहा, मैं सारे फंड्स की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा फर्क है परफॉर्मेंस में। रेरा के बाद जितने भी फंड आए हैं, सब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। रेरा से पहले कुछ फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कुछ फंड ने पैसे खोए हैं। तो ये बात कंट्रोल की आती है अल्टीमेटली, कि कौन है जो गिद्ध की तरह निगरानी रखता हो और हर एक आने पैसे का हिसाब रखता हो। हम्म। और अब तो जो ये ऑल्टरनेट स्पेस है, श्रेणी इतनी बदल गई है कि आप सड़क भी खरीद सकते हैं, नेशनल हाईवे। जी आप सोलर पावर की कैपेसिटी बना दी किसी ने, जी सरकार ने बना दी। इन केस ऑफ रोड्स, सोलर में इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जी हो रहा है, हम्म अब तो हम बात करते हैं रीट्स आ रही हैं, जिसकी बात आप तब भी करते थे। जी बहुत समय लगा रीट आने में, लेकिन आ गए। चलिए, हम्म, इनविट्स आ गए। तो ये जो पूरा लैंडस्केप है, जी क्योंकि वीसी पे भी बात करेंगे, आप चेयरमैन भी बन गए हैं, बधाई हो आपको एसोसिएशन की। लेकिन वीसी हम फिर भी अब थोड़ा बहुत समझ गए हैं, क्योंकि एक स्टार्टअप का कल्चर चला है देश में, लेकिन उस पे आऊंगा मैं। लेकिन ये जो बाकी ऑल्टरनेट स्पेस, जी जरा इस पर भी बताइए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खास बना ही नहीं था 2014 से पहले। 2014 के बाद जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है हमारे देश में, चाहे वो सड़क हो, सोलर पावर हो, या कोई भी चीज अगर आप ले, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट पोर्ट्स हुआ, पोर्ट्स और ये सब, पोर्ट्स हुआ, हाँ। इन 10 सालों में आपको ताज्जुब होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट 10 सालों में पिछले 50 साल के बराबर से ज्यादा बना है। ये बहुत सी चेंज है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता कौन है? ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में सरकार के पैसे से बनी है। अब सरकार के पास अनगिनत पैसा तो है नहीं, हम और आप टैक्स भरते हैं, उससे जो पैसा आता है वही। तो इसलिए सरकार को वो जो एसेट जो बन चुके हैं, बनाते समय जो रिस्क होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जब आप सड़क बनाने निकले, भाई आपको तो रास्ते राइट ऑफ वे नहीं मिला। कोई गांव वाला है, कोई किसान है, कोई कुछ और है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, इन्वायरमेंट हाँ, क्लियरेंस है। तो आपको सड़क के लिए राइट ऑफ वे नहीं मिल रहा है। तो इसी पर डिले हो जाते थे, इसी पर बैंक जो लोन देते हैं उनकी भरपाई नहीं होती थी। तो कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे। तो सरकार ने अपना पैसा लगा के ये सब बनाया, काफी बड़ा रिस्क लेकर ये सब बनाया। बनाने के बाद एक बार उस पर गाड़ियां चल पड़ती हैं, सड़क के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टोल उस पर कलेक्ट होता है, तो अगले 15-20 साल तक उस पर टोल कलेक्ट होता है। तो सरकार ने कहा कि भाई ये अगले 15 साल तक जो पैसा कमाएगी सड़क, इसको मैं बेच देता हूँ। कोई इसकी कीमत लगा देगा अगले 15 साल में कितना कमाएगा, और वो पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा, तो मैं दूसरा सड़क बनाऊं या दूसरा पोर्ट बनाऊं। तो कैपिटल रिसाइकलिंग कहते हैं ऐसे। बड़ा नेक उनका जो है उद्देश्य था। तो इस सड़कों को या सोलर प्लांट को या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी कहें, खरीदने के लिए दो पहलू हैं इसमें। कौन खरीदेगा? या तो हमारे जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड खरीद सकते हैं, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खरीद सकता है। मेरा नजरिया हमेशा ये था कि ये जो एसेट्स हैं, जिनको मैं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म एन्युटी इनकम, मतलब हर साल आपको जो पैसा देता है, ये एसेट्स हमें अपने पूंजी से हमारे देशवासियों के लिए खरीदना बहुत जरूरी है। इसका मैं वजह बताता हूं। पहले सड़क बनी कैसे? मेरे और आपके टैक्स के पैसे से बनी। सबसे ज्यादा रिस्क किसने लिया? भारत सरकार ने लिया, हमारे पैसे से। उसके बाद जब उस पर 15-20 साल तक कमाई होगी, मैं, आप और हमारे बच्चे उस पर टोल देंगे। और उसको अगर हम गिफ्ट रैप करके फॉरेन इन्वेस्टर को भेज दें, और वहां पर मिस्टर या मिसेस ब्राउन उस पर पेंशन का पैसा खा रहे हैं, तो ये तो ज्यादती हो गई। जैसे एफआईआई के साथ हुआ था तो मैं 90s समझता में। हूं, हम
मैं समझाते समझता थे हूं कि लोगों मेरे को। और आपके बच्चों को या मेरे और आपके पेंशन में मुझे वो टोल का कलेक्शन हर महीने मिलना चाहिए। वो तभी होगा जब हिंदुस्तान में ऑल्टरनेटिव एसेट इन्वेस्टमेंट पर लोग अपना पूंजी लगाएंगे। दूसरा, हमारे खुद के जो पेंशन फंड हैं, खुद के जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हैं या खुद के जो इंश्योरेंस कंपनी हैं, फिलहाल इन सब चीजों पर पैसा नहीं लगा रही, और इस पर मेरा बहुत बड़ा जो है। आपने कहा था कि नॉट जो है ये गंगोत्री का जो स्रोत है हम्म, उसकी तरह से इसको तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल पैसे तोड़ना आने ही पड़ेगा। पड़ेंगे इनमें, हम बिल्कुल लोगों के, क्योंकि एक छोटा निवेशक तो डायरेक्टली जा नहीं जा सकता। नहीं सकता। लेकिन म्यूचुअल फंड हो या पेंशन फंड हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, वहां तो छोटा निवेशक ही पैसे करता करेक्ट। और वो एक प्रोफेशनल मैनेजर के साथ वो कर सकता है। है। हाँ। तो आप देखिए, आप हमारे नेशनल पेंशन फंड के आज के तारीख में जो पूंजी है वो 16 लाख करोड़ है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो है वो, मेरा एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, वो 25 से उससे भी 30 लाख करोड़ के कहीं करीब है। ज्यादा। इसमें से कितना पैसा इन सब एसेट्स पर लगा हुआ है आप अंदाजा नहीं लगाते, आधा परसेंट भी नहीं लगा है। तो ये बहुत बड़ी पूंजी है। इस पर हमें जो है रिफॉर्म्स लेके आना चाहिए। अभी उन्होंने कुछ कमिटी बिठाई है इस पर रिफॉर्म्स करने के लिए। मैं उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, अ, सबसे अच्छी बात तो यह है कि एक सोच है उनका जो इस बारे में पॉजिटिव है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हम्म। जो मैं चाहता था कि हमारे एसेट्स हमारे लोगों के बेनिफिट में आए, वो हो सकता है। आपने तो, मैं देख रहा था जब रिसर्च कर रहा था तो ऑलमोस्ट $8.5 बिलियन के तो आपके एसेट हो गए सिर्फ ऑल्टरनेट्स। जी। ये भारतीयों ने डाले हैं कि विदेश से भी नहीं, आए? तो हमारे यहाँ तो पैसा मिलता नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, और इसीलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। और मैं जो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके बाद हमारे फंड ने तो, यहाँ पर तो पूरी मायूसी छाई हुई थी, और हमारे पहले फंड ने अच्छा रिटर्न दिया हुआ था। और मैंने देखा कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो उस टाइम पर भी हमारे साथ वो जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप करना चाहते थे, और बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि भाई इतना बिलियन डॉलर है, उतना बिलियन डॉलर है। मैंने सोचा ये इतना बिलियन डॉलर इनके पास, मानता हूँ कि बाकी जो देश हैं वो हमसे ज़्यादा रिच हैं, बट लेकिन पैसा इनके पास आता कहाँ से है? और जब मैंने उस टाइम पे रिसर्च किया तो मैंने देखा कि इनका पैसा इनके खुद के पेंशन फंड, इंश्योरेंस हम्म। कंपनीज़ और एंडाउमेंट फंड से आता है। तो फिर मुझे लगा कि अगर ये सारा पैसा ये लोग पेंशन फंड या इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं, आज जो बड़े-बड़े नाम आप अक्सर जो अखबार में पढ़ते हैं, चाहे वो ब्लैक रॉक हो, ब्लैकस्टोन हो, कार्लाइल हो, केकेआर हो, इनका खुद का पैसा नहीं होता है। ये पैसा अपने पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस फंड, ना सिर्फ अपने देश, बाकी देशों में भी जाकर सॉवरेन वेल्थ इनसे पैसा उठाते हैं और कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में पैसा डाल रहे हैं। हमने कहा अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम गंगोत्री में चलते हैं, जहाँ से इनको पैसा मिलता है, और इसलिए हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, सॉवरेन वेल्थ फंड्स के पास, पेंशन फंड्स के पास। बहुत मेहनताना काम था। 2-3 साल लगा मुझे उनको कन्विंस करने के लिए कि एक इंडिया के स्पेसिफिक रिस्क वाले एसेट पे या मैनेजर पे आप पैसा लगाइए। तो वो 4-5 साल की मेहनत है, और उसके बाद उनके लिए हमको पूँजी लगाकर, रिटर्न कमाकर दिखाना पड़ा कि हम ये कर सकते हैं और उनका रिटर्न अच्छा बनेगा। तो इस बिकॉज़ हमने ये सब किया, हमको बार-बार पैसे देते रहे। तो जो चीज़ हमने $200 मिलियन पहला जो हमको पैसा चेक चेक मिला 2011 में, वो आज बढ़कर $8.5 बिलियन हुआ है। तो ये $8.5 बिलियन पिछले 18 साल की मेहनत है। हम्म। अब जो भारत में जैसे हम पढ़ते रहते हैं शनि के, और ये जर्नी तो आपने ही देखी है और कईयों को आपने ही बनाया है, बिलियनर्स बढ़ते जा रहे हैं, जी। वेल्दी लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो लोग नहीं लगा रहे हैं इनमें पैसे? वो लोग अब लगाना शुरू किया है किया। उन्होंने, लेकिन उनकी जो एसेट एलोकेशन है बहुत कम है, अभी भी वो मार्केट में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। और बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो नए बिलियनर्स जो आप कह रहे हैं वेंचर कैपिटल या जो न्यू एज इकोनॉमीज़ में जिन्होंने पैसा लगाया है, वो लोग अपनी खुद की तरफ से काफ़ी और एंटरप्रेन्योर्स को पैसा दे रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम्म। कि ये एंटरप्रेन्योर जो
बिजनेस खड़ा कर रहा है, नए इकोनॉमी का बिजनेस खड़ा कर रहा है, उस पे जब क्या रिस्क होता है और एंटरप्रेन्योर की क्या काबिलियत होनी चाहिए, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है मेरे हिसाब से वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप इंडस्ट्रीज के लिए जो उनका पैसा आ रहा है। उसमें मैं चाहता हूँ और एटलीस्ट मैं ये देखना चाहता हूँ कि जितने भी नए स्टार्टअप्स और बिलियनर्स बन रहे हैं, कई ऐसे फैंटास्टिक बिज़नेसेस जो खड़े किए हैं, वो कंज्यूमर फेसिंग बिज़नेसेस किए हैं या कुछ कॉपीकैट इंडस्ट्रीज़ आप कह सकते हो। लेकिन रियल बेनिफिट जो इंडिया के लिए चाहिए या हमारे देश को एक पड़ाव आगे लेने के लिए जो जो वो उस टाइप के जो स्टार्टअप्स हैं, जो आज के तारीख में स्पेस में काम कर रहे हैं, डिफेंस में काम कर रहे हैं, बेसिक मेटलर्जिकल रिसर्च में काम कर रहे हैं या बैटरी टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं, उनको एक पड़ाव मिल जाए, तो हमारे देश का काया पलट जाए अगले 10 साल में। हम्म। जो वेंचर फंड्स हैं वो एआईएफ का सबसेट है। वेंचर फंड एआईएफ का सबसेट है, क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से रेगुलेशन बनाया गया है, वेंचर कैपिटल फंड चाहे वो कैटेगरीज़ बना रखी है, लेकिन आप लूज़ली कह सकते हैं वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड्स। हाँ, ये एआईएफ का ही सबसेट है। जैसे मैंने पहले कहा, तो जो रिस्क आप ज एआईएफ फंड खड़ा करते हैं जब, जी, उससे आप स्टार्टअप्स में भी निवेश करते जी, स्टार्टअप में भी निवेश करते हैं और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हाई रिस्क है। आप हो सकता है कि 15 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन सिर्फ़ 3 में पैसे बने, बाकी 6 तो कंप्लीटली राइट ऑफ, ज़ीरो भी हो सकते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योर जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, वो ये समझ के करता है कि मैं सब एंटरप्रेन्योर्स यही सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। कई ऐसे हैं, हम लोग जो अखबार में पढ़ते हैं कि फलाने ने बिलियन डॉलर बिज़नेस खड़ा कर दिया है, फलाने ने ये खाली सक्सेस स्टोरीज़ पर फ़ोकस है। हर एक बिलियनर के सामने हैं। 9 और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जिनका बिज़नेस चला नहीं। अब वो फेलियर्स की कोई आर्टिकल नहीं लिखता है, हम्म। पॉडकास्ट नहीं करता है, क्योंकि सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स, फेलियर्स डोंट हैव। मुझे याद है हुँ। जब 90s में हम बात करते थे, आप वैसे एक बहुत खुश मिजाज किस्म के इंसान हैं, लेकिन जब शिकंज में आपके चेहरे पे देखता था, पता है कब होती थी? जब आप कोई आईपीओ की डील कर रहे थे किसी के साथ, जिनके साथ भी, और आप हमेशा कहते थे कि बहुत वैल्यूएशन मांग रहे हैं, हुँ, और आपका बेसिक काम एज एन एडवाइजर टू देम वाज कि वैल्यूएशन थोड़ी कम करिए, तभी ये आईपीओ बिकेगा। बिकेगा। और मुझे याद है कई बार आप ये बोलते थे, और तब मैं उसको एक थ्योरेटिकल वे में समझता था, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि आपने इतने दोनों मतलब आप कंपनियों को पब्लिक लेके गए, बिलियनर्स वहां बनाए, अब आप इन्वेस्ट और 21 साल से ऑल्टरनेट्स में कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स के साथ तो दोनों ही आपके रोल्स में आपका रिलेशनशिप रहा। जी, वैल्यूएशन वर्सेस वैल्यू, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। इसको जरा हमारे यंग दर्शकों के लिए समझाइए, क्योंकि आज भारत में एक लहर है हुँ, एंटरप्रेन्योरशिप की, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई यंग लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप तो अच्छी तरह से 4-5 साल में पैसे बनाने का एक बहुत आसान रास्ता है, क्योंकि खड़ी करेंगे कंपनी, पैसा रेज करेंगे, एग्जिट करेंगे, और पैसे बन जाएंगे, हुँ, और फिर हम, जैसे आपने कहा, सक्सेस स्टोरीज की भी भरमार लगी रहती है कि इस एंटरप्रेन्योर ने इतना बड़ा घर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। तो जरा इस पे आप बताइए कि आपका, क्योंकि इतना रिच एक्सपीरियंस है विद ऑल काइंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, बड़े छोटे, और जिनको बड़ा बनाया आपने ही बनाया, तो जब वो भी छोटे थे, तो आपके मुताबिक एक एंटरप्रेन्योर को क्या सोचना चाहिए? क्योंकि सब कहते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पर वो फिर वैल्यूएशन पे हुँ। जर्नी चली जाती देखिए, जो एंटरप्रेन्योर एक किसी बिज़नेस पर उतरता है और उसका सिर्फ़ एक ही लक्ष्य है कि मेरा वैल्यूएशन बन जाएगा और मेरे इतने पैसे बन जाएँगे, ज़्यादातर तौर पर वो एंटरप्रेन्योर सक्सेस नहीं पाता है। वो एंटरप्रेन्योर जिसका मैं कहता हूँ नॉर्थ स्टार, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि ये एक प्रॉब्लम है या एक बिज़नेस गैप है, एक कंज़्यूमर का जो नीड जो होता है, अगर आप कंज़्यूमर बिज़नेस की बात करें, कई बार कंज़्यूमर का जो नीड है, वो सामने से दिखता नहीं है। आपको कोई मार्केट रिसर्च कंपनी ये नहीं बताएगी। जैसे कि अगर आप देखें, हमको जो है फूड डिलीवरी आज घर पे आ जाता है। है। अगर आप 10 साल पहले की बात देखें, खाना तो तब भी खा रहे थे हम। खाना तो तब भी हम रेस्टोरेंट में जाके खा लेते थे। लेकिन
हमको हमारे घर पे खाना चाहिए। इसका जो अगर उस टाइम पे कोई मार्केट रिसर्च करता है, आपको घर पे खाना मिले तो आप खाओगे? तो बोला मैंने कहा तो ठीक है। कोई ऐसा ये नहीं कहता है कि भई ये मेरी हुँ। ज़बरदस्त नीड है। आप किसी हाउसवाइफ को बोल दो कि मेरे को आपको हर रोज़ नौकरानी टाइम पे मिल जाएगी, वो तो बोलेगी हाँ, ये चाहिए। लेकिन खाने का कोई नीड ही नहीं था। लेकिन इन एंटरप्रेन्योर्स ने वो एक लेटेंट नीड जिसे कहते हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई किया और उस पर फ़ोकस करके उन्होंने जो एग्ज़ीक्यूट किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आइडिया आइडेंटिफ़ाई करना एक टैलेंट है, लेकिन उसके बाद उस पर एग्ज़ीक्यूट करना बहुत बड़ा टैलेंट है। आपको शायद याद होगा, आप ज़ोमैटो, स्विगी जो 2 आज कंपनी बड़ी हैं, इनके सामने 10 और कंपनियाँ थी, जिन्होंने यही बिज़नेस शुरू किया था। आज कोई खड़ा नहीं है वहाँ पर। हुँ। तो सिर्फ़ आइडिया, उसके बाद एग्ज़ीक्यूशन, उसके बाद वैल्यूएशन, बट आइडिया वो होना चाहिए जिस पर आप एग्ज़ीक्यूट कर सको। तो ये कंज़्यूमर बिज़नेस के तहत हो गया। दूसरा, वो एंटरप्रेन्योर होता है जो कहता है कि मैं मून शॉट ट्राई करूँगा। मतलब कुछ ऐसी अतरंगी चीज़ जो आदमी को लगता है कि ये तो बड़ी अतरंगी चीज़ है, मैं ये करना चाहता हूँ। और अगेन वो उसका जो एक यूटिलिटी है, जो पर्पस है, उसके ऊपर उसको ध्यान देना पड़ेगा और लंबा काम करना पड़ेगा। अब उसके लिए पैसा इंडिया में बहुत मुश्किल से मिलता है। हुँ। शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा आसानी से मिलता है, बट आज ही मैं जो पढ़ रहा था कि आई एम वेरी ग्लैड, एक कंपनी है जिसके बारे में पढ़ रहा था, हाँ, स्काईरूट। मैं भी। वन यूनिकॉर्न बन गई देखिए स्पेस हाँ, के क्षेत्र में। अभी तक कंपनी का ₹1 का रेवेन्यू नहीं है। ₹1 का भी रेवेन्यू नहीं है कंपनी का। लेकिन उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखिए, वो जो फाउंडर्स हैं, वो किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान से प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, फ्रूगल रिसर्च के थ्रू एक स्पेस का टैक्सी बनाना चाहते हैं। स्पेस रॉकेट जो होता है वो सैटेलाइट को ऊपर लेके जाता है। वो ये करना चाहता है कि उस इस कॉस्ट पर कर दे कि मैं एक उबर की तरह रॉकेट उड़ाऊँ और जिसको भी भूलोक में जिसने भी अपना सैटेलाइट उधर बिठाना है, वो मेरे पास आए। ये अतरंगी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया। या उनका जो रॉकेट है लॉन्च होने वाला है अगले 2-3 हफ्ते के अंदर। अगर ये सक्सेस हो गया, ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको जो पैसा मिलना चाहिए, उसमें कमी है आज की तारीख में। हुँ। और ये बहुत यू नो सरकार अपनी तरफ से तो कर ही रही है। 2 उन्होंने बड़े फंड जो है हुँ, टेक्नोलॉजी के लिए हुँ, किए हैं। हुँ। ये स्पेस हो गया, या अगर आप देखें तो मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, मेडिकल रिसर्च के ऊपर भा भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम जिस भूलोक में जिस जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इसमें सुपीरियॉरिटी जो है, जिसका नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर कमांड होगा, वो जो है, दैट इज़ द कंट्री दैट विल सर्वाइव। आज अगर चाइना यूएस के टक्कर पे खड़ा है, तो उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी नॉलेज। आज अगर ट्रम्प शी जिनपिंग से मिल रहा है, एआई के ऊपर डिस्कस करने के लिए कि एक बराबर के तौर पर, तो देखो चाइना कहाँ पहुँच गया है। हुँ। एआई पे क्या राय है आपकी? देखिए, अब मैं अपने घर पे किसी से बात कर रहा था। बचपन में मैं एक साइंस फिक्शन का ऑथर है, आर्थर सी क्लार्क। हुँ। उसका किताब पढ़ता था, बहुत फ़ैसिनेटेड था। अगर आप यूट्यूब में देखिए, आर्थर क्लार्क का 1964 का एक वीडियो है। 1964 के वीडियो में वो ये कहता है कि आज के 50 साल बाद, ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो है, आज से 50 साल बाद कम्युनिकेशन और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी होगी कि आदमी अपने घर पर बैठकर काम कर सकता है, कहीं पर भी उसकी नौकरी हो। एक दूसरे से लोग ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कि आमने-सामने बैठे हों। ये उसने 1974 में 64 में बोला 64 है, में कहा। और आज हम जी रहे हैं जो उसने कहा। उसने ये भी कहा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जब आएगा, तो उसका सबसे बड़ा रिस्क ये होगा, ह्यूमन बीइंग्स विल बी एट रिस्क। विल बी क्योंकि एट एट रिस्क, रिस्क। हाँ। क्योंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा, आज हम जी रहे हैं, डायनासोर्स नहीं हैं, या कई ऐसे जीव-जंतु नहीं हैं,
क्योंकि इंसान ने उनको मार दिया है। हम्म, इंसान जो है एनवायरनमेंट को भी मार रहा है, क्योंकि इंसान सबसे इंटेलिजेंट बीइंग है प्लैनेट पे। अब इंसान अपने से भी इंटेलिजेंट एक चीज बना रहा है, तो वो क्या करेगा? सोचने वाली बात है। तो फिर तो वे वैल्यूएशन उसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं, हम तो रहेंगे ही इंशाल्लाह। चलिए, आज तो जिंदा है। ये बताइए, जो एआई पे इतनी वैल्यूएशंस बन रही हैं, जिसके कारण कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्योंकि हमने नहीं बनाई, ये दूसरे देशों की कंपनियों ने खड़ी कर दी, तो काफी ग्लोबल पैसा वहां चला गया। ये देखिए हमेशा हवा चलती है। मुझे याद है 1999 में 2000 में इंटरनेट जब चालू हुआ था, तो हम्म, हाँ इंटरनेट इंटरनेट हाँ, इंटरनेट में तो सब कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अमेरिका में तो बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन कुत्तों के खाने की कंपनी की थी, पेट्स.com। कोई पूछता है उसको आज? कोई नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये था। तो वो उस टाइम पे लगा कि भाई वो तो सबने कहा इंटर न्यूज़पेपर बंद हो ये हो जाएंगे, जाएगा, सब कुछ हो नहीं जाएगा। होता है, आज भी न्यूज़पेपर चल रहा है। तो हवा जब चलती है तो ठीक है, एक एक दौर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, एक आज जो कह रहे हैं कि एआई आ जाएगा तो हमारे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उनका कोई ठिकाना नहीं होगा। ये तो 1999 में भी लोगों ने बोला था कि हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वो Y2K के ऊपर काम कर रही हैं, जिस दिन 2000 का साल निकल जाएगा इनके पास काम नहीं रहेगा। एक ज़माने में कॉल सेंटर चलता था हिंदुस्तान से, कहते ये कॉल सेंटर वाला इकोनॉमी बंद हो जाएगा। ठीक है, कॉल सेंटर वाला इकोनॉमी किसी और देश में चला गया, जीसीसी, हाँ। हमारे कंपनी और अभी तो ये दौर है। किसी भी चीज़ में अगर एक्सेस हो जाए तो साइड में बैठ के तमाशा देखें और ये देखें कि भई कहाँ पर आपको ज़्यादा वैल्यू मिले और आराम से उस पर पूँजी लगाएँ। तो फॉरेन कैपिटल जो है, जी, श्रीनी, एफआईआईज देखिए रिकॉर्ड सेलिंग कर रहे हैं। एफडीआई जो है हमारी, वो उसकी ग्रोथ बहुत धीमी है, नेगेटिव है नेगेटिव। आज की तारीख में। हाँ, वीसीज के भी अगर आप नंबर देखें, जहाँ एक दौर था 1-2 साल पहले ही जहाँ बहुत पैसा आ रहा था, वो भी कम हो गया। ये क्यों हो रहा है? देखिए, इंडिया का जो आज के तारीख में पोज़ीशन जो है, हमारी ग्रोथ ठीक है, गवर्नेंस ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन हम जिस ज्योग्राफी में रहते हैं, वो ठीक नहीं है हम्म, और वो चेंज नहीं किया जा नहीं सकता। किया। हमारे आस-पास के पड़ोसी जो हैं, वो तो जो हैं, जो खुदा ने दिया है वही है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ में अगर तेल रुक गया और इंडिया जो है तेल पर डिपेंडेंट है, एनर्जी डिपेंडेंसी जो इंडिया की है, जो सरकार पिछले 7-8 साल से चेंज करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी कुछ उस पर जो है असर भी पड़ा है, इसीलिए हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी में इतना इंसुलेशन हुआ है। लेकिन अभी भी हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हमारी डिपेंडेंसी जो है चाइना से इम्पोर्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा है, तो बेसिक टेक्नोलॉजी के ऊपर। हालाँकि नेहरू के ज़माने से हमने टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री पर ज़ोर दिया था, लेकिन फंडामेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया है। अब वो जो है पिछले 4-5 सालों से शुरू हुआ है, उसका जो रिज़ल्ट आने के लिए टाइम लगेगा। इन द इंटरिम पीरियड हमको ये भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारी करेंसी हो, जो जो ऑयल क्राइसिस की वजह से हो। तो ये जो है अन अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर अपने नज़रिए से देखे, उसके पास अगर $10 हैं, पूरा भूलोग पड़ा है उसको पैसा लगाने के लिए, तो वो यही कहेगा कि भई मैं इधर लगाऊँ तो मेरा ज़्यादा रिटर्न आएगा या इधर लगाऊँ। तो आज जो रिलेटिव वैल्यू हम कहते हैं, आज वो रिलेटिव वैल्यू प्रोपोज़िशन में अमेरिका में उसका बेटर पैसा बन रहा है। तो हमारी कॉम्पिटिशन पूँजी निवेश के लिए अमेरिका है और कोई देश नहीं है और फिलहाल वो अमेरिका जो है, हमसे बेटर परफ़ॉर्म कर रही है। हम्म, और ये भी जैसे आपने कहा, सब साइक्लिकल होता है। जब इसका काफी हद तक जो करेंसी में हमारा जैसे गिराव कहते आया हैं है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। बुलिश हैं आप इंडिया पे, बिल्कुल। मैं तो हमेशा ही बुलिश। ये बताइए कि जैसे निवेश जब आप करते हैं, पूरा वो उसका तो पूरा ही नजरिया ही बदल गया श्रीनी। जब आप 90s में, अर्ली 2000s में कंपनी को पब्लिक लेके जाते थे, तब तो सेबी के ही कानून थे कि 3 साल तक आपका प्रॉफिट होना चाहिए, जी, एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए, तब जाकर आप उन्हें पब्लिक ले जा पाते थे। जी। और आज जैसे आपने कहा, यहाँ तो यूनिकॉर्न्स खड़े हो गए हुँ। और कई कंपनियां पब्लिक भी अलाउ कर दिया। रेगुलेटर ने नजरिया बदला अपना कि कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं है, छोड़ दीजिए, यू कैन गो पब्लिक। तो पूरा नजरिया ही एक मैं तरह से बदल आई गया। थिंक इस नज़रिए को वेलकम करता हूँ।
आप जैसे देखिए अभी हम, लेकिन कई कमेंटेटर्स इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये देखिए इस कंपनी को कुछ नहीं है, एक भी रेवेन्यू नहीं है, फिर भी पब्लिक चले गए। देखिए वो आपने एक सवाल मुझसे पूछा वैल्यू और वैल्यूएशन की बात है, हम्म, ठीक है। वैल्यू जो कंपनी की जो सही है और वैल्यूएशन जो कंपनी मार्केट को दे रही है, दो अलग अलग चीजें हैं। आज ये कंपनी जो स्काई रूट जिसकी हमने बात किया, जिसका ₹1 का भी रेवेन्यू नहीं है, जिसने भी उस कंपनी को बिलियन डॉलर से ज्यादा वैल्यू किया है, उसके नजर में इस कंपनी का जो फ्यूचर है अच्छा है। बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई और ये समझेगा कि इतना फ्यूचर नहीं है, या मैं बाद में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आज तो रेवेन्यू नहीं है, उड़ने दो इनका रॉकेट, करने दो इनको प्रॉफिट, उसके बाद में लगा। तो वो अलग अलग इन्वेस्टर का नजरिया है। लेकिन सरकार का जो रवैया है कि आपने रूल्स चेंज किए हैं, पहले एक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को आप आईपीओ करने के लिए देते थे, अब आप ये लॉस मेकिंग कंपनी या अनप्रोवन बिजनेसेस को भी आईपीओ करने के लिए दे रहे हैं। ये एक हमारी एक मार्केट की एक मैच्योरिटी है। एक ज़माने में हमारे पास इतनी पूँजी थी ही नहीं। आज हमारे पास थोड़ा बहुत है, इसलिए हमारी रिस्क एपेटाइट बढ़ गई है और सरकार ने मूविंग इन स्टेप विद मार्केट उसको और कल्चर भी बदल लिबरलाइज गया किया। है, अब कल्चर भी बदल गया, एंटरप्रेन्योर रिस्क का होना कल्चर कोई बदल एक, गया है। हाँ, कई लोग क्या इतना फिट कैसे रखते हैं अपने आप को? मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। आप वैसे ही दिख रहे हैं बिल्कुल। 30 साल में कोई बदलाव नहीं है, उल्टा और यंगर लग रहे हैं मुझे। आपका जो है तो बड़प्पन है कि आप हमको नहीं, मैं कहते सीरियसली बोल रहा हूँ। हैं। मतलब ये तो अब सब दर्शक टीवी पे ही देख रहे हैं, मैं पुरानी चाहे तो फोटोज वहां से भी निकाल दूं। नहीं, नहीं, मैं सिर्फ़ बैडमिंटन खेलता हूँ हफ़्ते में 2 बार, और आजकल जो है हफ़्ते में 2 दिन मैं थोड़ा लाइट वेट ट्रेनिंग कर लेता हूँ, अदरवाइज़ कुछ नहीं। मैं खाने-पीने में कोई जो है कंट्रोल नहीं करता, मैं सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ पीता हूँ। वेजिटेरियन हूँ, पहले नॉन-वेज खाता था और अपना फ़िल्टर कॉफ़ी से प्यार है, सुबह 2 फ़िल्टर कॉफ़ी पीता हूँ, शाम को 2 फ़िल्टर कॉफ़ी पीता हूँ। तो ये कोई बात, डाइट कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ़ डिसिप्लिन। लेकिन इतना है कि साढ़े 10 पौने 11 बजे किताब पढ़ना है 10 पेज, 11 बजे लाइट बंद, साढ़े 6 बजे उठना है। ये रूटीन मैं नहीं चेंज करता। और ये डिस्पाइट इतना जो ट्रैवल है, हाँ, विदेश इधर उधर, ये आप कोशिश करते हैं इसको हाँ, डिसिप्लिन में। हाँ। और ऑलमोस्ट 35 साल आप एक कंपनी में हैं। आजकल एक साल कोई क्या? टिकता नहीं, 3.5 महीने नहीं कोई टिकता। हुँ। और इस पे क्या राय है आपकी? मैं समझता हूँ कि मैंने जब करियर स्टार्ट किया था, उस टाइम पे इतने सारे अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थे। आज के यंगर जनरेशन के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं। दूसरा, मुझे वो काम मिला जो मैं करना चाहता था। मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी कि मैं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंकर बनूँ। अब मुझे जब वो मौका मिला एंड मुझे फुल फ्रीडम दी गई, एंड आई मस्ट से कि कोटक में जो मुझे एनकरेजमेंट मिला, फ्रीडम जो मिला, वो और कहीं मुझे नहीं मिलता था। और मिस्टर कोटक के साथ मेरी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स भी हैं एंड लोग उनको कहते हैं कि वो बहुत बड़े जो है फाइनेंस विज़ार्ड हैं। मैं मानता हूँ कि फाइनेंस विज़ार्ड से ज़्यादा वो एक पीपल मैनेजमेंट विज़ार्ड है। वो इसलिए कि मुझ जैसे कई ऐसे लोग हैं जो 25-30 साल हाँ, तक उनके साथ रहे और सबका अलग-अलग जो है तेवर है, नज़रिया है, और उन सबको साथ में लेकर इतनी बड़ी कंपनी खड़ा करना जो है, वो फैंटास्टिक मैनेजमेंट के बिना नहीं हो सकता। तो एक एक ये रीज़न था। दूसरा, जब मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, 2005 तक मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही करता रहा 16 साल तक। तब मुझे लगा मुझे कुछ नया करना चाहिए, और उस टाइम पे मैंने देखा कि बाकी लोग क्या करते हैं जो मेरे जैसे जो करियर पाथ जिनका है। और जब मैंने देखा ये सारे के सारे जो है बाई साइड में चले गए या अपना प्राइवेट इक्विटी फंड या अल्टरनेटिव एसेट फंड चला रहे हैं। हमने कहा क्यों ना हम वही रास्ता अपनाएँ। और इसलिए उस टाइम पे जो यू नो आई वाज़ लीडिंग द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिज़नेस, मैंने कहा कि बस ये हो गया, अब मुझे कुछ नया करना है, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अगेन। हम्म। तो तो आप कह रहे हैं कि जो, जब मुझे वो मौका मिला तो बट अब 21 साल हो गए ना आपके ऊपर, तो 50 फोन आते होंगे, प्रेशर आता होगा कि खुद का कुछ कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो वो आते हैं। मैं कह रहा हूँ, इंसान को खुशी, वर्क खुशी की बात कर रहा जी, हूँ, जी।
का जो नजरिया है वो क्या होना चाहिए आपके वो मुताबिक? सिंपल है मेरे लिए, तो एक सिंपल सिंपल है, चीज वेरी गुड। हाँ, मेरे लिए तो सिंपल है। अगर आप सुबह उठकर अपने काम जो करने जा रहे हो, इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आप उसकी अपेक्षा नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो अरे यार नौकरी है, और अपने घड़ी की तरह देख रहे हो 5:30 बजे कि मैं कब घड़ी 6 बजे और निकलूं घर, तब आपको वो काम नहीं करना चाहिए। और ऐसा आपके साथ ऐसा लगभग मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मैं 35-40 साल नहीं हुए? नहीं हुआ क्योंकि एक तो मैं आई एम ऑलवेज अ बुल एंड अ पॉजिटिव आउटलुक। दूसरा, मैं सुबह जब उठकर पेपर पढ़ता हूँ, आज भी मैं पेपर पढ़ता हूँ, डिजिटल नहीं नहीं, मैं पढ़ता भी हूँ। पढ़ता हूँ। मुझे पेपर ही अच्छा लगता है। ठीक है, पढ़ता हूँ, उसमें कई चीज़ें आती हैं, और मुझे यू नो कई ऐसी चीज़ें जो मैं पढ़ता हूँ, मेरे एक्साइटमेंट एक जाग जाता है, अरे ये होने वाला है, या इसका ये इम्प्लीकेशन हो सकता है। मेरे जो ऑफिस के कलीग्स हैं, वो कहते हैं कि यार तुम सुबह सुबह 8 बजे ईमेल भेज देते हो कि ये करो वो करो। और दूसरा, मैं ऑफिस को अपने दिमाग में लेके चलता हूँ, घर पे अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, घर तो आ गए लेकिन दिमाग चल रहा है उस पर कि इसको कैसे सुलटाया जाए, और रात को मुझे नींद नहीं आती है। मैं बेड पर सो रहा होता हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पर उस प्रॉब्लम की जो है सॉल्यूशन घूमती रहती है। और मैं देखा है कई बार 3 साढ़े 3 बजे के करीब सुबह चमत्कार होता है, मैं उठ जाता हूँ, भाई हमको ये करना चाहिए, और इमीडिएटली अपना आईपैड निकाला और अपने कोलीग्स को ईमेल भेज दिया कि हमको ऐसे 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 करना चाहिए, और बंद किया, उसके बाद अच्छी नींद आती है। मेरे दोस्त लोग जो है मेरे ऑफिस में कहता, तुम 3 बजे ईमेल भेजकर खुद तो सो जाते हो, हमारी नींद खराब कर देते हो, कभी देखा कि बॉस का ईमेल आया है। बट डिस्पाइट ऑल दिस आप मतलब एक हमेशा चेयरफुल किस्म के इंसान रहे। मैं तो हैरान हूं कि आप ये मुझे कह भी रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, मैं तो, ये तो ओपन सीक्रेट है मेरे ऑफिस में कि भाई श्रीनी का ईमेल अगर 3 बजे आया है तो कल रात की नहीं, परेशानी कुछ पर तो सॉल्व हो रही है। ये जो आप चेयरफुल रहते हैं हमेशा, मैंने तो आप जैसे मैंने कहा शुरू में 30 साल से आपको जानता हूँ, हम्म। जैसे तब थे अभी भी हैं। तो ये इसका राज क्या है? आई हैव ऑलवेज बीन हैप्पी गो लकी। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि ऊपर वाले ने बहुत मेहरबानी की है मेरे पर, मुझे वो सब मौका दिया है जो मैं जब स्कूल या कॉलेज में था, मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं आज जहाँ हूँ, या जो सक्सेस मुझे मिला है। आ, तो हर एक चीज़ मेरे लिए जो पॉजिटिव ही हुई है, तो मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं है। मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको वो सब नहीं मिला, तो शुक्रगुज़ार हूँ, इसलिए मैं पॉज़िटिव ही रहता हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा श्रीनी, एक बार फिर आपसे बात करके थैंक यू बहुत सो सालों बाद। मच, मज़ा आया। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि भगवान आप पर यही कृपा हमेशा रखे। शुक्रिया। अच्छा काम आप करते आए हैं, और अभी बहुत, जैसे आपने कहा, पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी है। और कई मुलाकातें होंगी उस शो पर, जब जब आप एक नया एक पैराडाइम शिफ्ट करेंगे। आप बहुत ज़रूर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई एन्जॉयड द टॉकिंग बिकॉज़ मुझे खुल के बात करने का मौका मिला। थैंक यू। थैंक यू।